नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे स्कैफोल्डिंग में। उसका नाम है स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। जो स्कैफोल्ड हम लोग साइड पे इरेक्शन करते हैं या जो भी हम लोग स्कैफोल्ड यूज करने वाले रहते हैं उसको इंस्पेक्शन करने के लिए एक चेकलिस्ट के थ्रू से या चेकलिस्ट के माध्यम से हम लोग चेक करते हैं। वो जो चेकलिस्ट है या जो चेक करने के लिए हमें क्या क्या पॉइंट देखने हैं स्कैफोल्ड में, उसके बारे में आज का जो टॉपिक है उसमें बात करेंगे। तो दोस्तों आप लोग को एक बात भी बताता हूं, ये जो चेकलिस्ट के पॉइंट अभी मैं जो बताने वाला हूं वो आपको जो हमारा स्कैफोल्डिंग का जो ये वीडियो बना रहे हैं उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर में भी लिखे हुए मिलेंगे। अगर यहाँ पर अगर किसी को क्लियर नहीं होगा तो आपको वहां पर भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये जो टॉपिक है स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, इसके अंदर में हम लोग क्या क्या पॉइंट कवर करने वाले हैं वो सबसे पहले देखते हैं। हमारा टॉपिक है स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। तो ये जो स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन चेकलिस्ट ये जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर में सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं उसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ द स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन चेकलिस्ट ये क्यों इंपॉर्टेंट है या क्यों हम लोग को इसको इंप्लीमेंट करना है या क्यों हम लोग को उसको चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग को स्कैफोल्ड को चेक करना है। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे। उसके बाद जो हेडलाइन में जो पॉइंट रहते हैं क्या क्या होने चाहिए चेकलिस्ट के ऊपर में उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन का जो पॉइंट्स है वो देखेंगे और उसके बाद और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जैसे कि वो जो स्कैफोल्ड का इंस्पेक्शन होने के बाद जो जो हम लोग को क्या क्या डिटेल फिलअप करना है उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं या कुछ कमेंट्स है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद उसका टाइप कौन सा है, ड्यूटी कौन सा है और उसको हम लोग का जो इंस्पेक्टर है उसने चेक करने के बाद जो सिग्नेचर डिटेल्स है वो देखेंगे और उसका जो साइज है। तो ये जो सारा पॉइंट है हम लोग आज का जो टॉपिक है इसके अंदर में कवर करेंगे। आपको अगर स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन चेकलिस्ट का अगर फॉर्मेट चाहिए रहेगा तो आप मेल आईडी कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो मैं आपको अलग अलग कंपनी का या अलग अलग रूल्स के हिसाब से जो चेकलिस्ट बनाया हुआ है तो वो जो सारा फॉर्मेट है मैं आप तक पहुंचा सकता हूं। आप अपना मेल आईडी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। इसका जो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ द स्कैफोल्ड चेकलिस्ट। तो ये जो स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन का जो चेकलिस्ट है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है सेफ्टी कंप्लायंस। तो ये जो स्कैफोल्ड चेकलिस्ट है वो किसके लिए हेल्प करता है, जो हमारा स्कैफोल्डिंग का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कंप्लायंस करते हैं साइड पे और उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। सेकेंड इसका जो इंपॉर्टेंस है वो है एक्सीडेंट प्रिवेंटेशन। अभी आप बोलेंगे कि ये स्कैफोल्ड का चेकलिस्ट हम लोग को एक्सीडेंट को क्या रोक सकता है, तो एक बात को आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके पास ये चेकलिस्ट रहेगा उसके अंदर में जो पॉइंट्स रहेंगे तो इससे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू चेकलिस्ट हम लोग क्या करते हैं जो हजार्ड्स है उसको आइडेंटिफाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये चेकलिस्ट के पॉइंट के हिसाब से। तो क्या होता है हम लोग को पूरा जो हजार्ड्स है और उसका जो कंट्रोल मेजर क्या क्या लेना है ये पूरा पॉइंट इसके अंदर में कवर होता है। इसके लिए क्या है एक्सीडेंट प्रिवेंटेशन के लिए भी इसका हेल्प होता है। इसके अंदर में अभी हमारा थर्ड इंपॉर्टेंस पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल। जब भी आप स्कैफोल्ड इरेक्शन करेंगे और आपके पास अगर चेकलिस्ट होगा और चेकलिस्ट मेंटेन करेंगे या चेकलिस्ट फिलअप करेंगे या इंस्पेक्शन के लिए ये चेकलिस्ट को लेके जाएंगे और उसके अंदर में जो भी पॉइंट रहेंगे उसके अंदर में जैसे कि स्टेबिलिटी हो गया या उसका जो भी सीक्वेंस हो गया इरेक्शन का या उसके अंदर में जो भी पॉइंट्स है पूरा डिटेल है, अगर हम लोग अगर सही से चेक करेंगे और वो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा तो इससे क्या है क्वालिटी मतलब अच्छा स्टैंडर्ड या अच्छा क्वालिटी का हम लोग स्कैफोल्ड इरेक्शन कर सकते हैं। जो क्वालिटी कंट्रोल है ये भी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस पॉइंट है स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन चेकलिस्ट में। स्कैफोल्ड चेकलिस्ट का नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट। जब भी हम लोग स्कैफोल्ड चेकलिस्ट को इंप्लीमेंट करते हैं या स्कैफोल्डिंग का जो चेकलिस्ट है उसके अनुसार हम लोग चेक करते हैं या इंस्पेक्शन करते हैं, वो टाइम में जो भी स्कैफोल्डिंग रिलेटेड जो इश्यूज है या उससे रिलेटेड जो रिस्क है या यूजर के लिए क्या क्या रिस्क हो सकता है ये सारे पॉइंट उसके अंदर में कवर होते हैं। तो इसके लिए एक चेकलिस्ट भरना बहुत ही जरूरत है या इसको मेंटेन करना ही है हम लोग को, ये बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट और क्या है इसका इंपॉर्टेंस, जैसे कि कम्युनिकेशन। अभी कम्युनिकेशन मतलब क्या है, जो वर्कर और जो सुपरवाइजर है उसको यूज करने वाला हो सकता है या उसको इरेक्शन करने वाला हो सकता है, तो
उन लोगों के हिसाब से अगर ये चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने स्कैफोल्ड को इंस्पेक्शन किया है तो मतलब उसके अंदर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऊपर में आप जा सकते हैं। क्योंकि ये चेकलिस्ट फिलअप करने के बाद अगर पूरा ओके है, उसके अंदर में कोई इश्यूज नहीं है, तो आपको ग्रीन टैग उसके ऊपर में डाला जाएगा। तो ये क्या है, इससे क्या क्लियर कट एक इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ये जो स्कैफोल्ड है वो ओके है। तो ये भी एक बेनिफिट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है वो है डॉक्यूमेंटेशन। ये जो स्कैफोल्ड का जो चेकलिस्ट है, मेन मतलब जैसे कि कोई भी इंसिडेंट और एक्सीडेंट अगर होता है वो टाइम में आपको एविडेंस के बेसिस पे इसको शो करना रहता है, उन लोगों को दिखाना रहता है। तो ये अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने उस स्कैफोल्ड को इंस्पेक्शन किया था, उसके अंदर में क्या क्या पॉइंट चेक किए थे या उसके अंदर में क्या क्या डिटेल आपने देखा था, तो ये कोई भी आपके पास प्रूफ नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये स्कैफोल्ड का अगर चेकलिस्ट आपने अगर भरा हुआ रहेगा, फिलअप किया रहेगा, तो आपके पास एक एविडेंस रहेगा कि मैंने ये स्कैफोल्ड का जो पॉइंट है वो कवर किया था या ये इंस्पेक्शन किया था, ये सारे सही थे। इसके लिए ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए चेकलिस्ट ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस पॉइंट है। तो ये हम लोगों ने देखा क्या है, इसका इंपॉर्टेंस, ये सारे है इंपॉर्टेंस। इसके लिए ध्यान रखना है कि स्कैफोल्ड चेकलिस्ट बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, मेन हेडलाइन। जो चेकलिस्ट के ऊपर में जो मेन हेडलाइन रहता है वो क्या क्या रहता है। इसके ऊपर में सबसे पहला जो पॉइंट रहता है वो है टैग नंबर और सीरियल नंबर होना चाहिए। जब भी स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर टैग को इशू करता है, उसका जो टैग नंबर होना चाहिए। हो सकता है अगर आपने कोई क्लाइंट से या कोई ऐसा हाईफाई अगर स्टैंडर्ड रहेगा तो उसी के ऊपर में एक टैग नंबर भी आता है, उसके ऊपर में भी लिख के टैग नंबर या जो सीरियल नंबर आता है उसको भी मेंशन कर सकते हैं चेकलिस्ट में। अगर आपके पास वो अगर टैग के ऊपर में अगर परमानेंट अगर कोई सीरियल नंबर नहीं है, नहीं तो आप 1 2 3 4 ऐसा कंटिन्यू जो भी चेकलिस्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको टैग नंबर या सीरियल नंबर मेंशन करना है। और यही जो टैग नंबर है जो चेकलिस्ट के ऊपर में, वही हमारा स्कैफोल्डिंग का जो टैग रहेगा उसके ऊपर होना चाहिए। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड है इसके अंदर में डेट ऑफ द इंस्पेक्शन एंड टाइम। जब भी आप इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं एज ए स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर, अगर कोई जाता है इंस्पेक्शन के लिए, तो उसके ऊपर में जब इंस्पेक्शन होगा या आप इंस्पेक्शन में जो भी डेट में करेंगे वो डेट मेंशन करना है या डेट आपको लिखना है वो चेकलिस्ट के ऊपर में, और उसका टाइम भी आपको लिखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर में लोकेशन। जब भी आप किसी भी कंपनी में या किसी भी प्रोजेक्ट में मेंशन करते हैं तो 3 बातें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो बात है वो है पूरा जो प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट का नाम क्या है उसको पहले लिखना है। उसके बाद वो जो प्रोजेक्ट है उसका पार्ट नेम लिखना है, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं उसका पार्ट नेम लिखना है। और थर्ड है इसके अंदर में जब भी लोकेशन मेंशन करेंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन जो पर्टिकुलर हो सकता है, वो कॉलम है, बीम है या कोई पाइपलाइन है या ऐसा जो भी है, उसको आपको एग्जैक्ट लोकेशन मेंशन करना है। इससे क्या हो जाएगा, वो टैग को आपको आसानी से डिटेल मिल जाएगा या आप आसानी से उसको ढूंढ सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा भी प्रोजेक्ट रहता है, वो टाइम में आपने अगर फॉलो नहीं किया प्रोजेक्ट नेम, पार्ट नेम उसका और एग्जैक्ट लोकेशन, तो आपको पता ही नहीं चल। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, एक पाइप रैक आप बना रहे हैं तो पाइप रैक का नाम डाल दिया या नंबर डाल दिया, उसके बाद वो पाइप रैक में कम से कम 10 टैग या 50 टैग लगे होंगे, तो आप इसको कहाँ ढूंढेंगे। इसके लिए एग्जैक्ट लोकेशन हो सकता है, उसका जो ग्रिड है, कॉलम है, वो भी आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपका जो कंपनी का नाम है उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं, या स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन चेकलिस्ट में यहाँ पे लोगो वगैरह ये सारा आप डिटेल में डायरेक्ट पहले से ही डाल सकते हैं। तो ये मेन डिटेल हो गया जो टैग के ऊपर में जो रहता है और हमारा चेकलिस्ट का जो मेन हेडलाइन रहता है इसके ऊपर में। ये बात आपको ध्यान रखना है। एक बात को आपको ये ध्यान रखना है, ये जो टैग नंबर, डेट ऑफ द इंस्पेक्शन एंड टाइम और प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है, जो स्कैफोल्ड का जो लोकेशन है उसको सही से मेंटेन रखना है आपको। क्योंकि एचएससी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से देखेंगे ऑडिट के लिए या अगर कोई विजिट है उसी के लिए अगर कोई इंस्पेक्शन करता है, तो ये जो चेकलिस्ट है और वो जो हमारा टैग है उसका जो ये पूरा डिटेल है ये मैच होना चाहिए। ये बात का आपको ध्यान रखना है। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन पॉइंट। कोई भी जो स्कैफोल्ड रहता है उसका जो इंस्पेक्शन के लिए हम लोगों को क्या क्या पॉइंट कवर करने हैं। आपको एक बात ध्यान में रखना है, जब भी आप स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन का जो पॉइंट है उसको आप चेक कर रहे होंगे, चेक करने के उसके आगे में 3 कॉलम रहेंगे। एक तो यस का रहेगा, नो का रहेगा और नॉट एप्लीकेबल रहेगा।
ओके, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, जब भी आप स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन चेक करने के लिए जाएंगे तो जहां पर भी आपका स्कैफोल्डिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यस रहेगा वहां पे यस टिक करना है, नो रहेगा नो, और कोई कोई पॉइंट रहता है कि जो नॉट एप्लीकेबल रहता है या उसका जरूरत ही नहीं रहता है तो उसको वहां पे नॉट एप्लीकेबल में आपको टिक करना है। तो ये बात का ध्यान रखना है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है टैग होल्डर। सबसे पहले क्या देखना है, टैग होल्डर आपको देखना है जो लैडर के ऊपर में जो लगाया हुआ है, क्योंकि हम लोग जो ग्रीन टैग है वो जो टैग होल्डर है उसी के अंदर में हम लोग इंसर्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए टैग होल्डर होना चाहिए। अगर टैग होल्डर नहीं है तो आप ग्रीन टैग, क्योंकि स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर तो ऐसे रेड टैग ये सारा लेके तो चल नहीं रहा है, तो जो भी बनाता है या जो भी सुपरवाइजर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है ये जो टैग होल्डर है वो लगाना, तो वो होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर में स्कैफोल्ड, सोल बोर्ड एंड बेस प्लेट। जो स्कैफोल्डिंग का जो सोल बोर्ड रहता है वो प्रोवाइड किया होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना है कि जहां पर भी सोल बोर्ड का अगर जरूरत नहीं है, अनइवन सरफेस नहीं है या जैसे कि हमारा मड नहीं है वहां पे, तो हम लोग को जरूरत नहीं रहता है, तो वहां पे डायरेक्ट बेस प्लेट से ही हम लोग इरेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन फ्रॉम एक्सकैवेशन पिट। जो कहीं पर भी आप स्कैफोल्ड इरेक्शन करते हैं तो वहां पे एक्सकैवेशन का जो पिट है, मतलब कोई भी गड्ढा खोदा हुआ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है जो हमारा पॉइंट स्कैफोल्ड हाइट एंड बेस रेशियो। अभी ये हाइट एंड बेस रेशियो मतलब क्या है, जैसे ये स्कैफोल्ड है हमारा एग्जांपल के लिए, ये हाइट है और इसका ये जो बेस रेशियो है, अलग अलग टाइप के स्कैफोल्डिंग के हिसाब से अलग अलग रहता है। लेकिन अगर हम लोग टावर स्कैफोल्ड लेंगे तो इसका क्या रेशियो है, जैसे कि इंटीरियर मतलब बिल्डिंग के अंदर में 1:3.5 और जो एक्सटीरियर मतलब ओपन प्लेस में है तो 1:3। ये तो मैंने एक एग्जांपल के लिए बताया टावर स्कैफोल्ड के लिए, लेकिन आप जो भी स्कैफोल्ड रहेगा कौन सा टाइप का तो उसी के अकॉर्डिंग इसका जो रेशियो है वो होना चाहिए, मतलब इसका जो बेस है और हाइट का रेशियो है वो मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो हमारा पॉइंट है अभी स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर कंपोनेंट एटलीस्ट 4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम इंडेंट लोड। जो भी स्कैफोल्ड का जो कंपोनेंट्स है वो जो है जो हम लोग इसके ऊपर में जो लोड देने वाले हैं उससे 4 गुना उसका कैपेसिटी होना चाहिए। और एक बात है, ये जो स्कैफोल्ड जहां पर भी इरेक्शन कर रहे हैं हर टाइम में, तो टावर स्कैफोल्ड तो आप करेंगे नहीं इरेक्शन, हो सकता है हैंगिंग स्कैफोल्ड है, तो हैंगिंग स्कैफोल्ड हम लोग कहां पे बनाएंगे, कहीं किसी ना किसी स्ट्रक्चर के साथ लॉक करके वहां से ड्रॉपर हम लोग नीचे छोड़ेंगे ना। तो वो जो स्ट्रक्चर है जहां पे हम लोग बनाने वाले हैं इसको या कोई भी स्कैफोल्ड को, उसका जो कैपेसिटी है, ये जो हम लोग जो उसके ऊपर डेड लोड लाइव लोड जो भी देने वाले हैं उससे 4 गुनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो पॉइंट हमारा मटेरियल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट ऑयल एंड ग्रीस एंड गुड कंडीशन। जो भी स्कैफोल्ड में आप मटेरियल यूज करने वाले हैं या कंपोनेंट यूज करने वाले हैं तो वो जो है एक तो वो कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, रस्टेड नहीं होना चाहिए, और इसके ऊपर में ऑयल एंड ग्रीस ऐसा कोई भी जो द्रव है या इसको बोलते हैं लिक्विड है इसके ऊपर में नहीं लगा होना चाहिए। ये बात का आपको ध्यान रखना है। ये तो मेन मतलब स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन के टाइम में हम लोग चेक करना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन के टाइम में जब इरेक्शन करते हैं एज ए इंस्पेक्टर आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी स्कैफोल्ड बना रहा है हमारे प्रोजेक्ट में तो आपको पहले ही इसको जो मटेरियल है उसको इंस्पेक्शन करके ही आपको इरेक्शन करवाने के लिए अलाउ करना है। तो हम लोग को इंस्पेक्शन के टाइम में भी उसको देखना है, क्योंकि हो सकता है हमने जब इरेक्शन के टाइम में देखा तो नहीं लगा रहे थे, लेकिन हम लोग कहीं गए और आए और देखा कोई रस्टेड पाइप लगाए, डैमेज लगाए या डिफेक्टिव पाइप लगाए, या किसी लैडर के ऊपर में भी लैडर के ऊपर में कहीं पेंट गिरा है या ऑयल गिरा है, तो ये सारा नहीं होना चाहिए। ये बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है ट्यूब कपलर बोर्ड एंड एसेसरीज प्रॉपरली प्लेस एंड टाइट। तो ये जो स्कैफोल्ड है इसमें हम लोग जो ट्यूब यूज करने वाला है, हो सकता है वर्टिकल के लिए, हॉरिजेंटल के लिए, या बोर्ड हो गया, या अलग अलग एसेसरीज है, क्लैंप है अलग अलग, या कपलर्स है, क्लैंप कपलर्स है, लैडर है, तो ये जो सारा है वो सही जगह पे होने चाहिए। जैसे कि हमारा ये जो ब्रेसिंग का जो कपलर है वो जहां पे लगना है वहां पर ही लगाना है, या स्विवल कपलर है हम लोग को जो ब्रेसिंग है उसके लिए यूज करना है, या इंटरमीडिएट ट्रांसफॉर्म के लिए जो सिंगल क्लैम्प यूज करते हैं वहां पे वही यूज करना है, या लैडर के लिए जो क्लैम्प यूज करते हैं वही यूज करना है। तो वो क्या है, सही जगह पे जो सही अकॉर्डिंग टू जो स्टैंडर्ड है
अकॉर्डिंग टू जो स्टैंडर्ड है वहां पे ही वो मटेरियल का या जो वो कंपोनेंट का यूज किया हुआ होना चाहिए और वो टाइट होना चाहिए। जो क्लैंप या जो कपलर्स है हमारे बोर्ड है या जो बेस लिफ्ट है, जो भी स्कैफोल्डिंग रिलेटेड कंपोनेंट है वो क्या होने चाहिए, सही जगह पे टाइट होने चाहिए या सिक्योर्ड होने चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो हमारा पॉइंट है वो है किकर लिफ्ट एंड बेस लिफ्ट। अब ये किकर लिफ्ट मतलब क्या है, जो ग्राउंड लेवल से सबसे पहला जो पाइप लगाते हैं जो हमारा फ्रेम बनाने के लिए या बेस के लिए, तो उसको हम लोग बेस लिफ्ट भी बोलते हैं और किकर लिफ्ट भी बोला जाता है। उसका जो डिस्टेंस है ग्राउंड लेवल से 150 mm के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि जितना नजदीक रहेगा उतना अच्छा रहेगा, हमारा जो बेस रहेगा वो मजबूत रहेगा। नेक्स्ट है इसके अंदर में पॉइंट हमारा लिफ्ट हाइट मैक्सिमम 2.7 मीटर एंड स्टैगर्ड जॉइंट। तो अभी हम लोगों ने ये किकर लिफ्ट तो देखा, उसके बाद है लिफ्ट, जैसे कि ये पहला लिफ्ट है, उसके बाद सेकेंड लिफ्ट में तो यहाँ पे स्कैफोल्ड है, लेकिन अलग अलग लेवल तक हम लोग लेके जा सकते हैं। तो ये जैसे कि ये लिफ्ट है, ये तो यहाँ पर मैंने मार्क भी किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो लिफ्ट हाइट है मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2.7 मीटर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ट्यूब एंड फिटिंग स्कैफोल्ड में, ये बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो भी ये स्कैफोल्डिंग की जो स्टैंडर्ड हमने लगाए हैं, इसको वर्टिकल भी बोलते हैं, तो ये जो स्टैंडर्ड है उसको आपको स्टैगर्ड करना है, मतलब कोई भी जो जॉइंट है सिमिलर नहीं आनी चाहिए, ये बात का आपको ध्यान रखना है। कोई भी जो जॉइंट है लेंथ में और विड्थ में सामने सामने नहीं आने चाहिए, वो अल्टरनेट होने चाहिए। और एक बात ध्यान रखना है, अगर आपने 50 मीटर हाइट का स्कैफोल्ड बनाया और वहां पे अगर आपने देखा कि यार एक जगह पे जॉइंट सिमिलर आया है, मतलब सामने सामने आया है, तो आप लोग क्या करेंगे, वो स्कैफोल्ड को क्या डिसमेंटलिंग करके इरेक्शन करेंगे या वो जो वर्टिकल है वहां तक डिसमेंटलिंग करेंगे, नहीं है। तो वो टाइम में एक बात का ध्यान रखना है, आपको स्प्लाइस जॉइंट का यूज करना है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है स्कैफोल्ड ब्रेसिंग इंस्टॉल प्रॉपरली एंड अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री। ओके, तो जो स्कैफोल्ड हम लोग इरेक्शन कर रहे हैं, आप यहाँ पर भी एक देख सकते हैं, ये हमारा स्कैफोल्ड है। तो यहाँ पर हम लोग जो इरेक्शन कर रहे हैं, इसमें जो ब्रेसिंग लगाया हुआ है, ये जो अलग अलग टाइप का ब्रेसिंग है, इसके ऊपर भी हम लोगों ने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं। तो इसको लेंथ में और इसका जो विड्थ में जो भी टाइप का ब्रेसिंग जरूरत है उसको हम लोग को फिक्स करना है, और उसका जो एंगल है कितना होना चाहिए, 45 डिग्री अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो उससे आप 35 डिग्री टू बिटवीन 55 डिग्री भी आप एंगल ले सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ट्राई करना है हमारा जो ये जो बे है उसको ऐसे बनाना कि जैसे कि हमारा 45 डिग्री एंगल आ जाए। तो इसमें अलग अलग टाइप से भी आप ब्रेसिंग लगा सकते हैं, वन वे में भी लगा सकते हैं या जिगजैग में भी लगा सकते हैं, एक्स टाइप में भी लगा सकते हैं, ये बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन ब्रेसिंग ये जो जहां पे हमारा बेस लिफ्ट है, जहां पे हमारा बॉटम का जो बेस लिफ्ट है, ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, तो वहां से जो हमारा स्कैफोल्ड का जो प्लेटफॉर्म है उसका जो बॉटम है, बॉटम लेवल है, वहां तक हम लोग को लगाना है, ऐसे नहीं है। और एक बात को ध्यान रखना है कि आपको जो ब्रेसिंग है हमारा हैंडरेल तक ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे स्टेबिलिटी नहीं बनेगी। हमको स्टेबिलिटी कहां तक बनाना है, जो हमारा बॉटम रहता है, जहां पे हमारा प्लेटफॉर्म है उसका जो बॉटम है वहां तक अगर हम लोगों ने सही से अगर ब्रेसिंग को अगर फिक्स किया है, इंस्टॉल किया, तो वो जो स्कैफोल्ड का जो स्टेबिलिटी है वो बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है लैडर एक्सेस फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये है लैडर हमारा, इसका जो एक्सेस है मतलब वहां से जाने आने का जो रास्ता है वो फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब बिना रुकावट का होना चाहिए। इसके सामने कोई मटेरियल नहीं होना चाहिए, केबल नहीं होनी चाहिए, या वहां पे जाने आने का जो रास्ता है वो क्लियर होना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, इनकेस इमरजेंसी होता है तो हम लोग को यहाँ से अगर आएंगे और नीचे पूरा अगर मटेरियल है तो आदमी नीचे आके भी गिर जाएगा, या जाने के टाइम में भी, या बॉटम जाने के टाइम में भी गिर जाएगा। इसके लिए ध्यान रखना है, स्लिप एंड ट्रिप हजार्ड से इसको कंट्रोल करना है हम लोग को साइड पे। तो ये जो लैडर एक्सेस है पूरा हम लोग का फ्री होना चाहिए विदाउट ऑब्स्ट्रक्शंस। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ये जो हमारा क्या है लैंडिंग प्लेटफॉर्म, इसमें क्या है, दो टाइप के प्लेटफॉर्म रहते हैं, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म रहता है, एक वर्किंग प्लेटफॉर्म रहता है।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वर्किंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आदमी जाके काम करेगा। लेकिन ये जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जो लैडर हम लोग लगाते हैं जहाँ पे हम लोग को रेस्ट लेना है या लैंड करना है, वो वर्टिकली कितना 4.7 मीटर में होना चाहिए। और हॉरिजेंटल में अगर कोई लंबा 50 मीटर स्कैफोल्ड है तो उसमें जो इंटरवल है या बीच बीच में जो रास्ता देना है वो हम लोग कितना 9.1 मीटर में हम लोग को देना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एक्सेस लैडर एटलीस्ट 1 मीटर अबव द प्लेटफॉर्म। अभी मैंने बताया ना, जो हमारा प्लेटफॉर्म है वहां से 1 मीटर लैडर ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जो भी आदमी जाएगा वो यहाँ से यहाँ पे जाके ये जो प्लेटफॉर्म है इसके अंदर में एंट्री करता है, तो वो ऊपर जाने के बाद मिनिमम 1 मीटर होना चाहिए ऊपर में लैडर। तो इसके लिए एटलीस्ट 1 मीटर लैडर ऊपर होना चाहिए प्लेटफॉर्म लेवल से। नेक्स्ट है हमारा जो पॉइंट है लैडर एंगल अप्रोक्सीमेटली 75 डिग्री। जो लैडर एंगल है वो 75 डिग्री होना चाहिए, तो इसके लिए भी 1:4 का रेशियो मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैडर सिक्योर टॉप एंड बॉटम। तो ये जो लैडर है, यहाँ पे आप लैडर देख सकते हैं, तो ये जो लैडर है इसको टॉप में और बॉटम में इसको सिक्योर करना है। किससे? स्कैफोल्ड का जो लैडर का क्लैंप है, स्कैफोल्ड का जो लैडर क्लैंप रहता है उससे आप सिक्योर कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, इसको ऐसा नहीं है कि टॉप और बॉटम में ही इसको सिक्योर करेंगे तो हो जाएगा। इसमें सेंटर में हम लोग को, जैसे कि अगर 6 मीटर लैडर हमने यूज किया है तो इसमें सेंटर में जो है वो जो लैडर है वो ज्यादा हिलता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सेंटर में भी एक एडिशनल जो है सपोर्ट लगाते हैं। तो ध्यान रखना है 4 मीटर तक लैडर अगर रहेगा तो हम लोग को एडिशनल सपोर्ट का जरूरत नहीं है। उसमें टॉप और बॉटम में आप अगर लैडर उसमें क्या है 4 मीटर तक लैडर में टॉप और बॉटम में आप सिक्योर करेंगे तो हम लोग का जो लैडर है उसको स्टेबल रहेगा। अगर 6 मीटर अगर लैडर है तो वो सेंटर में स्टेबल नहीं रहता है। इसके लिए हम लोग को 3 जगह पे इसको सपोर्ट लगना है और उसको सही से सिक्योर करके क्लैंप से रखना है। और एक बात का ध्यान रखना है, ये जो लैडर है इसके साइड में हम लोग को एडिशनल जो हैंडरेल है वो लगाना चाहिए। अभी आप बोलेंगे ये तो किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं लिखा रहता है, लेकिन एडिशनल जो सेफ्टी के जो कंट्रोल मेजर रहते हैं उसके लिए हम लोग लगाते हैं। हो सकता है यहाँ पर आप जाते समय अगर साइड से अगर कोई गार्डरेल, साइड से अगर कोई हैंडरेल नहीं है लैडर में और पूरा एरिया फ्री है, हो सकता है बाय मिस्टेक अगर यहाँ से हाथ वगैरह अगर छूट जाता है आदमी लोग का, अगर यहाँ से हाथ या ऐसा कुछ भी अगर छूट जाएगा तो आदमी डायरेक्ट गिर जाएगा। इसके लिए अगर साइड से अगर गार्ड रेल रहेगा या एक रेलिंग रहेगा तो आदमी को जाने आने के लिए दिक्कत भी नहीं रहेगी। ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा जो पॉइंट है वो है ट्यूब एंड प्लैंक ओवरहैंग मैक्सिमम 150 mm। ये जो स्कैफोल्ड का ट्यूब है, मतलब यहाँ पे जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा स्कैफोल्ड ट्यूब है, लेजर है, ट्रांसोम है या हैंडरेल के लिए भी लगाया हुआ है। और ये जो स्कैफोल्डिंग प्लैंक है वो ओवरहैंग मतलब ऊपर बाहर कितना निकला होना चाहिए, मैक्सिमम 150 mm, मिनिमम 50 mm होना चाहिए, मैक्सिमम 150 mm। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो पॉइंट है हमारा स्कैफोल्ड टाई। अभी ये जो स्कैफोल्ड है इसका जो टाई है वो भी इंस्पेक्शन करना है। अभी ये जो स्कैफोल्ड टाई है वो कहाँ होनी चाहिए ये हम लोग को ध्यान रखना है। ये जो टाई है इसके लिए एक बेसिक प्रिंसिपल है 16 स्क्वायर मीटर, मतलब 4 मीटर लंबाई में और 4 मीटर हाइट में। जहां पर भी है स्कैफोल्ड को टाई करके हम लोग को रखना है परमानेंट स्ट्रक्चर के साथ। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है इंटरमीडिएट ट्रांसोम स्पेसिंग 1.2 मीटर। ये किसके लिए? प्लेटफॉर्म के लिए। ये जो ट्रांसोम है ना यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये तो मेन ट्रांसोम हो गया दोनों साइड, और उसके बाद यहाँ पर ऐसे जो इंटरमीडिएट जो ट्रांसोम है जो हम लोग किसके लिए देते हैं, स्कैफोल्डिंग बोर्ड के सपोर्ट के लिए, तो उसका 1.2 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है नो प्रोट्रूडिंग ट्यूब इन वॉकवे। ये जो स्कैफोल्डिंग अगर हमारा बहुत ज्यादा लंबा है या हमारा इसका विड्थ ज्यादा है या लेंथ ज्यादा है तो वो टाइम में क्या होता है, कहीं ना कहीं जहां पे हम लोग एक्सेस में हो सकता है या स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म में हो सकता है, वर्किंग प्लेटफॉर्म है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना कोई भी स्कैफोल्ड ट्यूब प्रोट्रूडिंग नहीं होना चाहिए, मतलब बाहर निकला नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या है, अगर एक स्कैफोल्डिंग का हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसमें अगर स्कैफोल्डिंग ट्यूब निकला हुआ है, इससे क्या हो जाएगा, फॉल होने का ज्यादा चांसेस रहता है या ट्रिप हो जाएगा उसके अंदर में अटक के। तो इससे क्या है, हम लोग को ध्यान रखना है कोई भी ट्यूब है वो प्रोट्रूडिंग नहीं होना चाहिए स्कैफोल्ड वर्किंग प्लेटफॉर्म के अंदर में या वॉकवे के अंदर में।
नेक्स्ट है इसके अंदर में जो पॉइंट है हम लोग चेक करना है मिनिमम 4 बोर्ड ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो एक बात का आपको एक ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड के हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, या हो सकता है आप जो कंपनी में काम कर रहे हैं उसी का अगर प्रोसीजर है उसी के अकॉर्डिंग भी इसको एक पॉइंट है उसको मेंशन करना है। लेकिन मिनिमम अगर हमारा वॉकवे है तो उसमें 3 प्लैंक होने चाहिए, क्योंकि अभी इसके पहले क्या था कि मिनिमम 2 प्लैंक होना चाहिए, लेकिन अभी क्या है 2 प्लैंक में तो हम लोग स्कैफोल्डर को भी इरेक्शन करने के लिए मना कर रहे हैं, एनएससी का गाइडलाइन में देखा ना। तो इसके लिए एक बात का ध्यान रखना है, मिनिमम जो है वॉकवे उसके लिए 3 प्लैंक होना चाहिए। और अगर वर्किंग प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग को जाके काम करना है मिनिमम 4 प्लैंक होना चाहिए, एक्सेप्ट करना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा 3 प्लैंक ही हमने डाला है स्कैफोल्डिंग में और ऊपर से कोई आदमी मटेरियल लेके जा रहा है तो या कोई टूल्स लेके जा रहा है तो टूल्स कहाँ रखेगा और आदमी कहाँ खड़ा होगा, इसके लिए मिनिमम 4 प्लैंक का स्कैफोल्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट प्लेटफॉर्म फुल्ली कवर्ड यूनिफॉर्मली। ये जो स्कैफोल्डिंग का जो प्लेटफॉर्म है, ये वर्किंग प्लेटफॉर्म है या लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, वो फुल्ली कवर होना चाहिए। ये बात का आपको ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी स्कैफोल्ड का जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर में गैप नहीं होना चाहिए। कितना गैप एक्सेप्टेबल है, 1 इंच तक का गैप एक्सेप्टेबल है या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो जो भी टूल्स है जो हमारा मैकेनिकल फील्ड में या किसी भी सिविल फील्ड में जो यूज होता है या डेब्रीज हो सकता है वो फॉल होने का चांसेस रहता है अगर 1 इंच से ज्यादा गैप रहेगा तो। लेकिन ट्राई करना है कि 1 इंच भी गैप ना रहे, फुल्ली कवर रहे, लेकिन जहां पे पॉसिबल नहीं है वहां पे 1 इंच तक गैप अलाउ कर सकते हैं। इसके लिए ये जो प्लेटफॉर्म है फुल्ली कवर होना चाहिए। यूनिफॉर्मली मतलब जैसे कि सीक्वेंस से होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि फुल कवर करना है तो एक के ऊपर में एक प्लैंक डाल के कैसे भी कवर कर दिया, नहीं है। उसका जो सीक्वेंस है या एक साइड से हम लोग को जब भी हम लोग प्लेटफॉर्म का इरेक्शन करते हैं तो एक साइड से दूसरे साइड एंड तक वो सेम होना चाहिए, और जहां पे गैप आ रहा है या ओपनिंग है वहां पे सही से उसको प्रोटेक्शन देना है। नहीं तो क्या है वहां पे पूरा जो है ओवरलैप करके प्लैंक डालना है। ओवरलैप कितना है 300 mm मिनिमम होना चाहिए। तो ये जो प्लैंक है वो जो ओवरलैप है वो कितना होना चाहिए मिनिमम 300 mm, एक के ऊपर में एक ऐसे होना चाहिए, मतलब 1 फुट तक ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो हमारा पॉइंट है लैडर एक्सेस ओपनिंग। अभी ये जो लैडर एक्सेस है ये तो हम लोगों ने बाहर से दिया, तो यहाँ पे मिनिमम 3 प्लैंक का जो ओपनिंग है वो होना चाहिए। लेकिन यही अगर लैडर एक्सेस हम लोग अगर अंदर से देते हैं, अगर ये लैडर एक्सेस अंदर से देते हैं तो इसका जो गैप है, जो सेंटर से जो गैप आता है, जैसे कि यहां से अंदर से अगर हम लोग दे देते हैं तो इसका जो गैप है 450 इंटू 600, मतलब 450 और 600 इतना होना ही चाहिए मिनिमम, उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा अकॉर्डिंग टू आपके जॉब के हिसाब से या आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको लगा सकते हैं। नहीं तो एक बेसिक प्रिंसिपल ध्यान रखना है, ये जो गैप है कोई भी 3 प्लैंक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये 3 प्लैंक तक का ही एक्सेप्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट है टो गार्ड प्रॉपरली इंस्टॉल ऑन एज। ये जो टो गार्ड है या जो टो बोर्ड भी कोई कोई बोलता है, ये जो टो गार्ड है ये किसके लिए हम लोग को देना है, क्योंकि जो हमारा स्कैफोल्ड है उसके ऊपर में जो भी मटेरियल रहेगा तो वो जो मटेरियल है वो गिरना नहीं चाहिए। इसके लिए हम लोग ये जो टो बोर्ड है या टो गार्ड है वो लगाते हैं। तो ये 150 mm का होना चाहिए, आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ दिखेगा। तो इसको कंपलसरी लगाना है, वो किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म हो, वर्किंग प्लेटफॉर्म हो, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, हमारा जो टो गार्ड है वो लगाया होना चाहिए। नेक्स्ट है जो हमारा पॉइंट स्कैफोल्ड, टॉप गार्ड रेल एंड मिड रेल, इसको भी इंस्पेक्शन करना है। तो ये हमारा हो गया वर्किंग प्लेटफॉर्म। यहां से हम लोगों ने 150 mm का टो गार्ड लगाया और टो गार्ड का जो टॉप है वहां से 470 mm में हम लोग को मिड रेल लगाना है, और जो टॉप गार्ड रेल है वो जो मिड रेल है वहां से 470 mm पे लगाया होना चाहिए। और ये जो गार्ड रेल है पूरा का पूरा राइट एंगल कपलर से ही लगाया होना चाहिए, सिंगल कपलर इसमें यूज नहीं करना है, स्विवल भी हम लोग को यूज नहीं करना है। स्विवल कपलर आपको सिर्फ ब्रेसिंग के लिए यूज करना है। जो रेलिंग है या जहां पर भी हमारा जो कनेक्शन है मेन वहां पे आपको राइट एंगल कपलर ही यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा जो पॉइंट है चेक एंड वेरीफाई क्लैंप एंड एक्सेसरीज आर सिक्योर्ड।
ये जो फिर से एक बार आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप इंस्पेक्शन करने के लिए जाएंगे तो ये जो स्कैफोल्डिंग का जो क्लैंप है या टोबोर्ड है या वर्टिकल्स है या अपराइट्स है या स्कैफोल्ड लैडर है, इसका जो क्लैंप्स है या जो स्कैफोल्ड बोर्ड है तो बोर्ड क्लैंप है या हमारा जो अलग अलग एसेसरीज अगर इसमें कुछ भी अगर हम लोग एक्स्ट्रा यूज करते हैं तो पूरा चेक करना है सही से टाइट है कि नहीं है, कोई भी लूज नहीं होना चाहिए, ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम हाई वोल्टेज लाइन। पावर केबल से प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रखना है, आपका जो कंपनी का सेफ्टी प्रोसीजर होगा उसके हिसाब से रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, कास्टर व्हील लॉक डिवाइस प्रॉपरली एंड स्मूथली वर्किंग और पिन। जैसे कि अभी हम लोग जो स्कैफोल्ड चेकलिस्ट बनाते हैं, हर एक टाइप के स्कैफोल्ड के लिए अलग अलग बहुत सारा कंपनी नहीं बनाता है, एक जनरल चेकलिस्ट बनाता है, उसी के अंदर में ये सारा जो पॉइंट है मेंशन करता है। इसके लिए मैंने बोला ना, अभी अगर हमारा टावर स्कैफोल्ड है, मोबाइल टावर नहीं है, नॉर्मल अगर टावर स्कैफोल्ड है तो उसके अंदर में ये अगर कास्टर व्हील का अगर पॉइंट है तो वो क्या आएगा, नॉट एप्लीकेबल आएगा। एकदम क्लियर है ना, इसके लिए आपको यस नो और नॉट एप्लीकेबल ये ऑप्शन रहते हैं। तो ये इसके नीचे में अगर कोई कास्टर व्हील लगाया है तो वो जो कास्टर व्हील है सही से जो स्कैफोल्ड का जो पिन है, स्कैफोल्ड का जो ट्यूब है उसके साथ लॉक किया होना चाहिए या उसके अंदर में जो पिन है वो लगाया होना चाहिए। उसके बाद वो सही से वर्किंग कंडीशन में चाहिए, स्मूथली चलना चाहिए, या उसका जो टर्न लेता है वो जो है व्हील वो कंडीशन में, और ये जो व्हील है वो कंडीशन में होना चाहिए। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंड चेक कपलर। नॉर्मली आपका जो टावर स्कैफोल्ड है या इंडिपेंडेंट है या मतलब सपोर्टेड जो स्कैफोल्ड है, इसमें बहुत कम जगह पे सप्लीमेंट्री कपलर और चेक कपलर यूज होता है। लेकिन आप अगर हैंगिंग स्कैफोल्ड बनाते हैं तो वो टाइम में आपको सप्लीमेंट्री कपलर और चेक कपलर को इंश्योर करना है। सप्लीमेंट्री और चेक कपलर को सही से इंस्पेक्शन करना है, सही जगह पे होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या है, लोड आ रहा है नीचे की तरफ और लगाया ऊपर की साइड में चेक कपलर या सप्लीमेंट्री कपलर है, तो ध्यान रखना है किस कैसे लगाना है हम लोग को, वो एज ए स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर आपको मालूम होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट्री और चेक कपलर ही देखना है, बाकी जो पूरे जो स्कैफोल्ड में जो क्लैंप लगे हुए या कपलर लगे हुए वो भी उल्टे, वो भी सही दिशा में लगाया है कि नहीं लगाया है, सही जगह पे लगाया है कि नहीं लगाना है, आपको सही से मालूम आपको होना चाहिए और आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको चेक भी करना है। तो ये जो है मेन पॉइंट थे हमारे। ऐसे नहीं है कि यही सारे पॉइंट आप देख लेंगे तो पूरा स्कैफोल्डिंग हो जाएगा, ये तो मैंने कॉमन पॉइंट बताए हैं। इसमें एडिशनल पॉइंट भी हो सकते हैं, हमारे जो कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन है या HSC प्रोसीजर है या कंपनी का स्कैफोल्डिंग प्रोसीजर है उसी के अकॉर्डिंग, या हर एक प्रोजेक्ट या लोकेशन के हिसाब से चेंज भी हो सकते हैं। हो सकता है आप कोई ग्रीन फील्ड में काम कर रहा है, कोई ब्राउन फील्ड में काम कर रहा है, कोई केमिकल प्लांट में काम कर रहा है, तो कहीं पर भी जो अलग अलग कंपनी का जो प्रोसीजर है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको जो चेकलिस्ट है उसको मेंटेन करना है। तो ये सारे पॉइंट जो थे आपको चेक करने हैं। इसके बाद और क्या क्या देखना है, तो जैसे कि कमेंट, ये सारे पॉइंट आपने चेक किए हैं, आपके हिसाब से अगर ये स्कैफोल्ड ओके है तो इसमें क्या है आपको एक्सेप्ट करना है, या नहीं ओके है, अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि 4-4 मीटर में लॉक नहीं किया हुआ है तो आपके हिसाब से अगर वो सही नहीं है, कहीं टो बोर्ड नहीं है या कहीं मिड रेल ही मिसिंग है, टॉप गार्ड रेल नहीं है, या ये स्कैफोल्ड में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको अगर एक्सेप्ट नहीं है तो नॉट एक्सेप्टेड में ठीक करना है। या इसको अगर मॉडिफिकेशन के लिए अगर जरूरत रहेगा तो मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड ऐसे लिख के कमेंट भी आप लिख सकते हैं। कमेंट आपको देना ही है, हो सकता है वो अच्छी हो या बुरी हो, या अच्छा कमेंट हो या बुरा हो, आपको चेकलिस्ट के ऊपर मेंशन करना है। अगर कुछ पॉइंट नहीं मिला आपके हिसाब से सही है तो सेव फॉर यूज करके आप लिख सकते हैं। इसके बाद ये जो स्कैफोल्ड है कौन सा टाइप का बनाया है ये आपको वहां पे टिक करना है। हो सकता है ये इंडिपेंडेंट है या टावर है, बर्ड केज है या कैंटिलीवर है, हैंगिंग है, किस टाइप का स्कैफोल्ड आपने इंस्पेक्शन किया है ऊपर, उसको आपको टिक करना है सही से। उसके बाद ये जो स्कैफोल्ड बना है वो कौन सा टाइप का ड्यूटी के अकॉर्डिंग आपने बनाया है। ये जो स्कैफोल्ड है उसका ड्यूटी कौन सा, वेरी लाइट, लाइट, जनरल पर्पस, हेवी ड्यूटी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको टिक करना। बेस डायमेंशन के हिसाब से आपको इसका ड्यूटी पता चल जाएगा एज ए इंस्पेक्टर। इसके ऊपर में भी टाइप ऑफ ड्यूटी में भी एक पूरा वीडियो बना है, तो
तो वो आप देख सकते हैं। तो उसको आपको टिक करना है कौन सा टाइप का ड्यूटी है, क्योंकि ड्यूटी टिक करते समय सही से करना है आपको, क्योंकि जिस टाइप का ड्यूटी आप टिक करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर में जो लोड है वो दिया जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ये सारा चेक किया हम लोगों ने, उसके बाद कौन सा टाइप का जो स्कैफोल्ड है वो लिखा, एक्सेप्टेड हो गया, स्कैफोल्डिंग ड्यूटी लिख दिया। तो आपको जो इंस्पेक्टर रहेगा उसको सिग्नेचर भी करना है, नाम लिख के सिग्नेचर करना है, सिर्फ सिग्नेचर नहीं करना है। कोई भी स्कैफोल्डिंग का डॉक्यूमेंट्स हो या कहीं पर भी आप सिग्नेचर कर रहे हैं तो ध्यान रखना है उसके आगे में आपका नाम लिखना है। नाम इसके लिए लिखना है क्योंकि आप गवर्नर है नहीं, तो आपका साइन से ही पता चलेगा ये साइन किसका है। हो सकता है अगर ऑडिट में गया ये डॉक्यूमेंट्स, वो टाइम में अगर आपका नाम नहीं सिर्फ सिग्नेचर है, अगर आपका XYZ नाम है आपके कंपनी में मालूम है, लेकिन ऑडिट जो करने वाले हैं उनको नाम मालूम नहीं है, तो नाम और सिग्नेचर होना चाहिए और कॉन्टैक्ट डिटेल लिखने हैं। नेक्स्ट है पॉइंट हम लोग को देखना है, वो है साइज ऑफ द स्कैफोल्ड। तो ये जो चेकलिस्ट है हम लोगों ने सही से चेक किया, बाकी जो डिटेल था एक्सेप्टेड हुआ नहीं हुआ, जो भी डिटेल था, कमेंट था, टाइप ऑफ ड्यूटी लिखा, साइन किया, और फोल्ड है इसका क्या साइज का बनाया हुआ है ये भी आपको लिखना है। इसके अंदर में क्या है मेन मतलब डायमेंशन ऑफ द स्कैफोल्ड, मतलब इसका लेंथ, इसका विड्थ और इसका हाइट आपको ये जो चेकलिस्ट है उसके ऊपर भी मेंशन होना चाहिए, और स्कैफोल्ड टैग रहेगा उसके ऊपर भी ये मेंशन रहेगा। तो उसके बाद क्या है एरिया ऑफ द बोर्डिंग, कितना स्क्वायर मीटर हम लोगों ने स्कैफोल्डिंग का जो बोर्डिंग डाला हुआ है ये ध्यान रखना है, आपको मेंशन करना है। उसके बाद नंबर ऑफ द लिफ्ट, जो लिफ्ट है कितना लिफ्ट का ये जो स्कैफोल्ड बना हुआ है उसको आपको मेंशन करना है। जो हमारा पॉइंट है वो क्या है री इंस्पेक्शन डेट टाइम एंड साइन। तो ये जो वीकली जो री इंस्पेक्शन है या जो हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं, या हो सकता है कोई भी हमारा स्कैफोल्डिंग का स्टेबिलिटी चेंज होने के बाद या मॉडिफिकेशन होने के बाद हम लोग जब भी री इंस्पेक्शन करते हैं तो उसका जो कॉलम्स रहता है या जब भी री इंस्पेक्शन करते हैं उसको हम लोग को वो जो चेकलिस्ट है उसके जो पीछे में दिया रहता है कॉलम उसमें मेंशन करना है। री इंस्पेक्शन का डेट डालना है आपको, उसका टाइम डालना है और आपका सिग्नेचर करना है। और इसमें जो लास्ट पॉइंट जो हमारा बचता है वो क्या है स्कैफोल्डिंग डीकमीशन और डिसमेंटलिंग का डेट। जो ये स्कैफोल्ड हमने बनाया तो इंस्पेक्शन कौन सा दिन किया था हम लोगों ने, वो यहाँ पे हम लोगों ने टॉप में मेंशन किया। और ये जो री इंस्पेक्शन है वो तो हम लोगों ने अभी इसके पहले देखा। तो री इंस्पेक्शन के बाद जब भी हमारा स्कैफोल्ड डिसमेंटल होता है तो उसका जो डेट रहेगा वो आपको नीचे में मेंशन करके वहाँ पे डेट आप लोगों को लिखना है। कहाँ पे चेकलिस्ट के जो बैक पेज है हमारा उसके ऊपर में आपको मेंशन करना है, आपको सही से लिखना है, क्योंकि इससे क्या पता चलेगा हम लोग को जो स्कैफोल्ड बनाया था उसका पूरा डिटेल मिलेगा। एक तो टैग नंबर से लेके इंस्पेक्शन डेट और उसका जो पूरा डिटेल है क्या क्या चेक किया था और उसमें क्या क्या कमेंट्स था, कौन सा ड्यूटी का स्कैफोल्ड था, उसको री इंस्पेक्शन हम लोगों ने कौन कौन सा डेट में किया, वीकली था तो कौन सा डेट में किया, मॉडिफिकेशन कौन सा डेट में हुआ था, या इसका जो कुछ चेंजेस हुए थे स्कैफोल्ड में कौन सा डेट में हुए थे, और उसको लास्ट में जो हमने कब डिसमेंटलिंग किया। क्योंकि ये सारा जो पॉइंट है ये ऑडिट में आपको वेरीफाई करने बहुत ही जरूरत है, इसके लिए ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये जो पूरा डिटेल अभी मैंने बताया है यहाँ पर ये है स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन चेकलिस्ट के पॉइंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।